नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में अपने जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे उसमें हमने व्यवहारवादी विद्वानों द्वारा जो अधिगम के सिद्धांत दिए गए थे वो हमने पढ़ लिए थे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक जो अधिगम के सिद्धांत है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपना जो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन से होते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत वो होते हैं जिसमें क्या है कि कोई भी प्राणी जब अधिगम करता है, कोई भी प्राणी कुछ सीखता है तो उसमें वो क्या करता है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो जब कोई भी प्राणी अपनी बुद्धि या मस्तिष्क का प्रयोग करके सीखता है, अधिगम करता है, तो वो अधिगम का कौन सा सिद्धांत होता है, वो होता है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है अभी? अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है। हमने अधिगम के दो प्रकार के सिद्धांत पढ़े थे कि अधिगम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा कौन सा होता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी संज्ञानवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं और आज जो अपने वो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि संज्ञानात्मक सिद्धांत वो होता है जिसमें कोई भी प्राणी यदि कुछ सीखता है तो वो क्या करता है, अपने मस्तिष्क यानी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो इसमें हम आज जो सबसे पहले जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं तो वो है सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत। इसे कहा जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और इसे कहा जाता है सोच का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के नाम हम देखें तो कौन क्या क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सोच का सिद्धांत। ये सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन कौन से थे? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूझ का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है। तो इस सिद्धांत से संबंधित तीन विद्वान जो है, तीन विद्वान प्रमुख है। तो वो तीन विद्वान कौन कौन से हैं? तो पहला है मैक्स वर्दीमर। पहला कौन सा है भी? मैक्स वर्दीमर। पहला कौन सा विद्वान है? मैक्स वर्दीमर। और दूसरे विद्वान की हम बात करें तो जो दूसरा विद्वान है वो है कोहलर। कौन है भी? कोहलर। तो दूसरा विद्वान कौन सा है? कोहलर। तीसरे विद्वान की बात करें तो वो है कोफ्ता। कौन सा विद्वान है भी? कोफ्ता। तो इस तरह से हम देखें तो इससे संबंधित यानी सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत या सोच के सिद्धांत से संबंधित जो प्रमुख विद्वान है वो कौन से हैं? मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफ्ता। कुर्ट लेविन भी इससे संबंधित आता है। चौथा देखें तो कौन सा है भी? कुर्ट लेविन। कौन सा विद्वान है भी? कुर्ट लेविन है। अब ये जो सारे विद्वान थे कौन कौन से? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता और कुर्ट लेविन। ये जो विद्वान थे ये गेस्टाल्टवादी थे। क्या थे? गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। ये कौन से विद्वान थे भी? गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। कौन से विद्वान थे? गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। तो ये गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। इसी वजह से इनके द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया, इनके द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया वो क्या कहलाया भी? वो कहलाया गेस्टाल्ट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहलाया भी? गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। और ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, ये जो गेस्टाल्ट शब्द है दोस्तों, ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गेस्टाल्ट शब्द है, जो गेस्टाल्ट शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है भी? जर्मन भाषा का।
कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है भी? जर्मन भाषा का शब्द है। तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सोच का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे? तो वो है मैक्स वर्दिमर। पहला विद्वान कौन सा है? मैक्स वर्दिमर। दूसरा कौन सा है? कोलहर। दूसरा कौन सा दोस्तों? कोलहर। तीसरा जो है वो है कोफ्ता, और जो चौथा है वो है कुर्ट लेविन। और ये जो विद्वान थे ये कौन से थे भी? गेस्टाल्टवादी थे। कौन से विद्वान थे? गेस्टाल्टवादी थे। इसी वजह से इसके द्वारा यानी इनके द्वारा जो सीखने का सिद्धांत दिया गया वो किस नाम से जानते हैं उसको? उसे हम जानते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। किस सिद्धांत से जानते हैं भी? गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जो गेस्टाल्ट शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है भी। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है भी। अब देखें कि इन पे प्रयोग किस किस पे किए गए, यानी प्रयोग किन पे किए गए। तो प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे भी? कोलर। प्रयोग किसने किया भी? कोलर। तो कोलर ने क्या किया? प्रयोग किया। लेकिन प्रयोग किया किस पे? प्रयोग किया किस पे? तो प्रयोग इन्होंने कई तरह के पशुओं पे किए भी, कई तरह के पशुओं पे किए। जैसे वनमानुष, किस पे प्रयोग किया भी? वनमानुष पे भी प्रयोग किया। बंदर पे भी इन्होंने प्रयोग किया था भी, वनमानुष पे भी प्रयोग किया था, बंदर पर इन्होंने भी क्या किया था भी? प्रयोग किया था। और मुर्गी व कुत्ते पर भी, मुर्गी व कुत्ते पर भी इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इन्होंने प्रयोग कौन कौन से जानवरों पे किया था भी? वनमानुष, बंदर, मुर्गी और कुत्ते पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया था उनमें जो सबसे सफल हम प्रयोग कहें, सबसे सर्वाधिक इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग जो हम कहें वो कौन सा प्रयोग था भी? जो वनमानुष पे किया गया था। किस पे किया गया था? वनमानुष पे। तो जो वनमानुष पे प्रयोग किया गया था वो प्रयोग इनका क्या हुआ भी? सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग था। तो इन सब में से यानी वनमानुष पे भी प्रयोग किया, बंदर पे भी प्रयोग किया, मुर्गी और कुत्ते पर भी प्रयोग किया, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कौन सा प्रयोग हुआ भी? वनमानुष वाला हुआ। कौन सा हुआ भी? वनमानुष वाला जो प्रयोग था यह सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग था भी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूझ का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत भी? सूझ का सिद्धांत, या हम कहें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सोच का सिद्धांत, कौन से पशु पे किया गया भी? तो वो वनमानुष पे। किस पे किया गया? वनमानुष पे। वैसे तो वनमानुष बंदर और मुर्गी और कुत्ते पर भी किया गया था, लेकिन सर्वाधिक यदि हम प्रचलित देखें तो वो कौन सा था भी? वनमानुष पे था। अब ये वनमानुष पे प्रयोग किस तरह से किया गया ये हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था ये वनमानुष पे, किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने वनमानुष पे प्रयोग किया था। और जो ये वनमानुष पे प्रयोग किया गया था, वनमानुष पे जो प्रयोग किया गया था ये कब किया गया था? सन पूछा जा सकता है। तो ये 1913 से लेकर 1918 के बीच में किया भी। कब किया? 1913 से लेकर 1918 के बीच में किया। तो ये जो वनमानुष था इसे क्या कहा जाता है? चिंपैंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? चिंपैंजी भी कहा जाता है। तो इसे चिंपैंजी भी कहा जाता है। ये प्रयोग किया था इन्होंने 1913 से लेकर 1918 के बीच में किया। कब से कब तक किया? 1913 से लेकर 1918 के बीच में इन्होंने ये प्रयोग किया था। और ये जो प्रयोग किया था किस पे किया था? वनमानुष, या हम कहें एक चिंपैंजी, चिंपैंजी नामक का जो वनमानुष था उस पे इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग किस पे किया है? वनमानुष पर। और इस वनमानुष का जो नाम था वो क्या था भी? सुल्तान था। क्या नाम था भी? सुल्तान था।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस वनमानुष या चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया गया उसका नाम क्या था भी? सुल्तान था। क्या नाम था भी? सुल्तान था। और ये एक द्वीप पे किया गया भी, ये एक द्वीप था जिसका नाम था कैनरी। तो ये कौन से द्वीप पे किया गया भी? ये जो प्रयोग किया गया, ये जो प्रयोग किया गया, ये प्रयोग किया गया कैनरी द्वीप पर। कौन से द्वीप पर किया गया भी? कैनरी द्वीप पर यह प्रयोग किया गया भी। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया? वनमानुष, या जिसे हम क्या कहते हैं, चिंपैंजी भी कहते हैं। तो वनमानुष या चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कब से कब तक किया? 1913 से लेकर 1918 तक किया। और उस वनमानुष का नाम क्या था भी? सुल्तान था। और जो प्रयोग किया गया वो कौन से द्वीप पे किया गया? ये एक कैनरी द्वीप पे किया गया भी। कौन से द्वीप पे किया गया? कैनरी द्वीप पे किया गया। अब इसमें प्रयोग कैसे किया गया, यानी प्रयोग कैसे किया? तो प्रयोग के लिए इन्होंने क्या किया कि एक जो वनमानुष था, यानी जो सुल्तान नाम का जो वनमानुष था, उसको क्या किया कि एक कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया भी? एक कमरा था, ठीक है ना, एक कमरा था, और उस कमरे के अंदर जो सुल्तान नामक वनमानुष था उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया भी। अब क्या किया कि इस कमरे में जो सुल्तान नामक चिंपांजी था, वनमानुष था, उसको बंद कर दिया। और क्या किया कि ऊपर छत के ऊपर क्या लटका दिए भी? केले लटका दिए। क्या लटका दिए भी? केलों का एक गुच्छा लटका दिया। और यहां क्या था भी? जो वनमानुष था उसको इसके अंदर बंद कर दिया। तो किसके अंदर? एक कमरे के अंदर वनमानुष को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद ये वनमानुष क्या प्रक्रिया कर रहा है वो देखी गई। तो छत पे क्या थे भी? छत पे केले थे। छत पे क्या थे भी? केले थे। और इसी कमरे के अंदर क्या किया कि कुछ बॉक्स रखे गए। क्या रखे गए भी? बॉक्स रखे गए। क्या रखे गए? बॉक्स रखे गए, ठीक है ना। इसी कमरे के अंदर क्या रखे गए? कुछ बॉक्स रखे गए। क्या रखे गए भी? कुछ बॉक्स रखे गए थे। क्या रखे गए? बॉक्स रखे गए। अब क्या हुआ कि ये वनमानुष जो था, ये जो सुल्तान नामक चिंपांजी था, ये भूखा था। अब ये भूखा था तो ये क्या प्राप्त करना चाहता था भी? ये केले प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ये केलों तक नहीं पहुंच रहा था। ये प्रयास कर रहा था तो केले तक नहीं पहुंच रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि प्रयास करते करते अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना हम ये बॉक्स रख दें। ये जो बॉक्स है ये इन केलों के नीचे रख दे। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक बॉक्स उठाया और इन केलों के नीचे रख दिया भी। और रखकर केले प्राप्त करने के लिए कोशिश की। तो फिर भी क्या हुआ कि ये जो वनमानुष था ये केलों तक नहीं पहुंच सका, ठीक है ना। यानी केले क्या थे? काफी ऊंचाई पे थे। बाद में क्या हुआ कि इसने ये जो दूसरा बॉक्स था वो भी क्या किया? इसके ऊपर लगाया। इसके ऊपर लगाया और लगाने के बाद में ऊपर चढ़ा तो वो केले तक पहुंच गया। और उन्होंने केले का गुच्छा था वो उतारा और खा लिया। क्या किया भी? खा लिया। तो इस तरह से देखें तो इसमें जो वनमानुष ने किसका प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया भी? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, न कि अपने व्यवहार का। किसका प्रयोग किया है? अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, मस्तिष्क का प्रयोग करके कहां तक पहुंच गया? इन केलों के गुच्छे तक पहुंच गया। तो ये कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानवादी सिद्धांत है। यानी इसमें इस वनमानुष ने क्या किया कि उस केलों तक पहुंचने के लिए अपनी बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया है भी। तो ये प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इस प्रयोग के अनुसार अब देखें तो इन्होंने एक दूसरा प्रयोग भी किया था। क्या किया था?
दूसरा प्रयोग भी किया था। उस प्रयोग में क्या किया कि जो वनमानुष था, यानी ये जो वनमानुष था उसको एक पिंजरे के अंदर, इसके अंदर भी पिंजरे के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये वनमानुष है, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर क्या रख दिया, केले का गुच्छा रख दिया। भी किसका गुच्छा रख दिया, केले का गुच्छा रख दिया। और अंदर क्या रख दी, दो बड़ी बड़ी छड़ी रख दी, दो बड़ी बड़ी क्या रख दी भी, छड़ी रख दी। अब जो भूखा वनमानुष था वो किसको प्राप्त करना चाहता था, केलों को। यहां तक इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था तो इसने क्या किया कि ये एक छड़ी उठाई और छड़ी उठाने के बाद में देखा तो छड़ी भी यहां तक नहीं पहुंच रही थी, ये छड़ी भी यहां तक नहीं पहुंच रही थी। फिर क्या हुआ, इसने अपने दिमाग का यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये जो दोनों छड़ी थी, इन दोनों छड़ियों को क्या किया, आपस में जोड़ लिया। भी आपस में क्या कर लिया, जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद में इन केलों को अपने पास ले आया, यानी उस छड़ी से उन केलों को क्या किया, अपने पास ले आया भी, और लेकर अपनी भूख मिटा ली, यानी इन केलों को खा गया ये। ठीक है ना। तो इस तरह से भी देखिए तो यहाँ भी किसका प्रयोग किया है, भी बुद्धि का प्रयोग किया है, इसने अपने दिमाग का प्रयोग किया है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। इसका सिद्धांत सूझ का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, सोच का सिद्धांत कहते हैं। कैसे कि जैसे देखो यहाँ जो वनमानुष था ये इन केले के गुच्छों को प्राप्त करने के लिए पहले क्या किया, छलांग लगाई लेकिन नहीं पहुंच सका, छलांग लगाई नहीं पहुंच सका, तो बाद में ये यहाँ बैठ गया। फिर तुरंत उसके दिमाग में आया कि अरे क्यों ना हम इन डब्बों को लगा के देखें। तुरंत क्या हुआ, इसके दिमाग में आया, तो इसने सोचा कि क्यों ना इनको हम इन बॉक्सों को लगा के देखें, और इन बॉक्स को लगा के देखा और ये केले तक पहुंच गया। सेम यही स्थिति थी, इसके दिमाग में आया कि क्यों ना इन दो छड़ों को जोड़कर इन केलों को अपने पास लाया जाए, और इन दोनों को जोड़ के केले पास में ले आया और खा लिया। तो यहाँ किसका प्रयोग किया है, भी यहाँ दिमाग का, बुद्धि का। लेकिन बुद्धि भी क्या हुई, अचानक आई, अचानक उसके दिमाग में ये आया कि अरे ये है ना बॉक्स, इनका प्रयोग करके भी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ये अचानक आया, अचानक उसके दिमाग में आया, उनके अंदर की दृष्टि थी, अंदर यानी अंतर्दृष्टि थी, उसमें ये आया। तभी इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, और इसे बोलते हैं सोच का सिद्धांत, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये सोचा था। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विद्वान थे वो क्या थे, गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। कौन से विद्वान थे भी, गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है भी, जर्मन भाषा का शब्द है। अब देखें तो ये पूर्णाकार सिद्धांत यानी समग्र सिद्धांत, तो ये पूर्णाकार पे जोर देता है, समग्र यानी संपूर्णता, समग्रता पर जोर देता है, यानी जो स्थिति है वो एक साथ उसके सामने उपस्थित कर दी जाए। तो ये क्या है, पूर्णाकार या समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत है, ये पूर्ण से अंश का सिद्धांत है। क्या है, पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अन्य जो नाम है वो क्या क्या हो गए भी, सूझ का सिद्धांत हो गया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया, सोच का सिद्धांत हो गया, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हो गया, पूर्णाकार सिद्धांत हो गया, समग्र सिद्धांत हो गया, या पूर्ण से अंश का सिद्धांत हो गया। तो ये क्या थे, इनके उपनाम थे। अब यदि शिक्षा में हम इसका महत्वपूर्ण देखें कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो शिक्षा में यदि हम महत्व की बात करें, शिक्षा में यदि हम महत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा देखो ये क्या करता है, एक रचनात्मक कार्यों में, ठीक है ना, रचनात्मक कार्यों में क्या है, ये बहुत ही उपयोगी है। रचनात्मक यानी कोई रचना करना, तो ये रचनात्मक कार्यों में क्या है, बहुत ही उपयोगी है। जिस तरह से यहाँ वनमानुष क्या कर रहा है, एक तरह की रचना ही तो कर रहा है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा यानी एक रचना कर दी, और यहाँ देखो दो अलग अलग छड़ी थी उनको जोड़कर एक लंबी छड़ी बना दी, तो क्या कर रहा है, एक तरह से रचना कर रहा है।
तो यानी रचनात्मक कार्यों के लिए ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद हम देखें कि इस सिद्धांत से यानी इस सिद्धांत में क्या करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने मस्तिष्क का यानी दिमाग का प्रयोग करते हैं। इस वजह से इसमें बुद्धि और दिमाग और अपना जो तर्क है, तर्क शक्ति का क्या होता है अभी विकास होता है। तो इस सिद्धांत से अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति या हम कहें कल्पना शक्ति का क्या होता है अभी विकास होता है। और ये जो सिद्धांत है ये सबसे ज्यादा गणित और व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत क्या है और विषयों में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखें तो गणित और व्याकरण में क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गणित और व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विज्ञान में भी, इसमें विज्ञान में भी ये सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गणित में कैसे, जैसे हम देखो कोई गणित का सवाल कर रहे होते हैं तो बार बार उसको करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता। फिर क्या होता है, तुरंत अपने दिमाग में कोई ऐसा नियम याद आ जाता है, कोई ऐसा नियम याद आ जाता है तो हम उस नियम से कहते हैं कि अरे हम इस नियम से कर सकते हैं इसको भी, ये नियम काम नहीं आया तो ये जो नियम है इस नियम से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तुरंत अपने दिमाग में आता है, यानी अंतर्दृष्टि तुरंत अपने दिमाग में आता है, यानी सूझ आती है, तुरंत अपने दिमाग में आता है। तो गणित में भी ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको कहा जाता है आहा का सिद्धांत। क्या कहा जाता है अभी, आहा का सिद्धांत। आहा का सिद्धांत, आहा भाव का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे तुरंत अपने कोई दिमाग में आता है बोलते हैं आहा, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, आहा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये था अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत जो पहला हमने किया है। कौन सा सिद्धांत किया अभी, सूझ का सिद्धांत, इसे कहते हैं गेस्टाल्ट का सिद्धांत, और इसे ही कहा जाता है पूर्णाकार या समग्र का सिद्धांत कहा जाता है। इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे सोच का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।